નમસ્કાર, સ્વાગત છે ગુજરાત ફર્સ્ટમાં। એક માતાના જીવનની સૌથી સુંદર સફર, એક નાનકડા જીવનનો પ્રથમ શ્વાસ અને આ બંનેની સુરક્ષા માટે વિશ્વાસનું એક નવું નામ નારીત્વ પ્રાઇમ વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ કેર। નમસ્કાર, હું છું દીપિકા। આજે આપણે માત્ર એક હોસ્પિટલના ઉદ્ઘાટનની વાત નથી કરવા જઈ રહ્યા, પરંતુ એક એવી વિચારસરણીની વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ જ્યાં ટેકનોલોજી સાથે લાગણી જોડાય છે, સારવાર સાથે વિશ્વાસ મળે છે અને દરેક માતા તથા દરેક બાળકને મળે છે શ્રેષ્ઠ કાળજી। આજે અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે નારીત્વ પ્રાઇમના સુરેન્દ્ર છાજણ, જેમની સાથે આપણે જાણીશું હોસ્પિટલનું વિઝન, આધુનિક સુવિધાઓ, માતૃત્વ અને બાળ આરોગ્ય વિશેની અગત્યની માહિતી અને એવા ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ જે દરેક પરિવાર માટે ઉપયોગી છે। સર, નારીત્વ પ્રાઇમ વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ કેરના આ શુભ અવસર પર આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। સૌપ્રથમ સર, સમગ્ર ટીમને આ નવી શરૂઆત માટે હાર્દિક અભિનંદન। સર, જણાવશો કે નારીત્વ પ્રાઇમ પાછળનો આ વિચાર શું હતો અને આ હોસ્પિટલનું સપનું કેવી રીતે સાકાર થયું? કેમ કે નારીત્વ તો આટલા બધા છે, નારીત્વ પ્રાઇમ પાછળનો વિચાર શું? थैंक यू दीपिका एंड गुजरात फर्स्ट, थैंक यू सो मच। दीपिका, बेसिकली नारीत्व तो आज घर घर का नाम हो चुका है, बट हमें एक इशू जो बार बार लगता था कि नॉर्मल नारीत्व के अलावा नारीत्व प्राइम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। रीज़न क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो या गायनिक कोई भी ऑपरेशंस हो तो उनको या तो आम आदमी सिविल की तरफ जाता है या फिर उनको कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। अब मिडवे में हर किसी इंसान की कैपेसिटी नहीं होती है कि वो फाइनेंशियली कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बिल को मैनेज कर सके। तो मेरा यही फोकस था कि मुझे एक ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जो सरकारी व्यवस्था से और प्राइवेट की कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के बीच वाला हो, जो आम आदमी की रीच के अंदर हो। दैट इज़ हाउ वी हैव डिज़ाइन नारीत्व प्राइम, जिसमें NICU से लेके ICU की सुविधा है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस करने वाला एक्सपीरियंस टीम ऑफ डॉक्टर्स है, पीडियाट्रिशियन से लेके गायनिक। ओके सर, नारीत्व प्राइम आ हॉस्पिटल जे अन्य वुमन एंड चाइल्ड केर हॉस्पिटल करता केवी रीते अलग छे, शुं विशेषता छे प्राइमनी? पहला दीपिका आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरा जो बर्थ हुआ है वो घर में ही हुआ था, आज से 50+ साल पहले। बहुत सारे हमारे एज के ग्रुप के जितने भी लोग हैं वो घर में पैदा हुए थे। उसके बाद में एक चलन आई कि हॉस्पिटल में डिलीवरी करनी चाहिए, तो ये हॉस्पिटल में डिलीवरी चालू तो हो गई, बट हॉस्पिटल जो मैटरनिटी नर्सिंग होम है उनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जहां माँ सीरियस हो जाए या बच्चा सीरियस हो जाए तो उनको संभाल सके। तो ऐसे में वो क्या करते थे कि या तो सरकारी व्यवस्था में ट्रांसफ़र करते थे या कॉर्पोरेट्स में ट्रांसफ़र करते थे। तो उस चीज़ को ब्रेक लगाने के लिए हमने ये नारीत्व अक्रॉस अहमदाबाद खोल रहे हैं। हमारा विज़न है कम से कम 10 से 12 यूनिट बाय 2027 तक खोलना है, जहां मदर और चाइल्ड दोनों के लिए कोई भी प्रकार की इमरजेंसी है उसको मैनेज हो सकता है। जी बिल्कुल सर, मदर और चाइल्ड माटे आ हॉस्पिटल में खास सुविधाओं कई कई है? देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैटरनिटी में जो भी इमरजेंसी बनती है तो उसके लिए ICU का बैकअप है। बच्चा को NICU की ज़रूरत पड़ती है, जो अपने गुजराती में बोलते हैं काचनी पेटी, तो वो इन हाउस है ताकि मदर और बच्चा कभी भी सेपरेट नहीं हो और उनकी आंखों के सामने ही हो, क्योंकि जनरली सेपरेशन के कारण डिले हो जाता है बच्चे को ट्रीटमेंट चालू करने के लिए। तो पब्लिक को ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि जहाँ डिलीवरी हो वहीं पर कांच की पेटी वेंटिलेटर के साथ होनी चाहिए। जी बिल्कुल सर, आजकल આપણે લોકોમાં નોર્મલ ડિલિવરી અને સી સેક્શન્સ વિશે ઘણી ચર્ચાઓ થાય છે, તો સૌથી પહેલા આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે એ જાણવું છે। एक चीज़ है, नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है और सी सेक्शन एक इमरजेंसी प्रोसेस है। जब तक इमरजेंसी को इमरजेंसी रखोगे तब तक कोई इशू नहीं है, बट आज की टाइम में बहुत सारे मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर हो या पेशेंट हो उस इमरजेंसी को एक ऑप्शन के रूप में यूज़ करने लगे और सी सेक्शन को प्रेफर करने लगे, जो बिल्कुल गलत है। ओके सर, दरेक गर्भवती महिला जे छे શું તેમની નોર્મલ ડિલિવરી થઈ શકે? यस, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होनी चाहिए और सरकार भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी हो। बट जैसे मैंने बताया कि सी सेक्शन एक फैसिलिटी, एक लग्जरी समझो, या एक पेनलेस, पेन को बेयर नहीं करना है
इसीलिए पेशेंट करा देते हैं, या कुछ केसेस में ऐसा भी बन जाता है कि इसकी टाइमिंग जो डॉक्टर अपने टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से करना चाहता है तो वो सी सेक्शन भी कर लेता है अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये चीज़ें पब्लिक को समझना चाहिए और इसके ऊपर डिसीजन लेने के पहले सेकेंड ओपिनियन જરૂર લેના चाहिए। સર, નોર્મલ ડિલિવરીના મુખ્ય ફાયદાઓ શું છે જે સી સેક્શનમાં નથી હોતા? એવા કયા ફાયદા નોર્મલ ડિલિવરીના? नॉर्मल डिलीवरी एक तो नेचुरल प्रोसेस है, भगवान का दिया हुआ प्रोसेस है, जल्दी रिकवरी होती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं, साथ साथ में पेशेंट वापिस अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत जल्दी स्टार्ट कर सकता है। ઓકે સર, તો નોર્મલ ડિલિવરી માટે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન કેવી કેવી તૈયારીઓ કરવી જોઈએ એને લઈને આપ શું કહેશો? શું તૈયારી કરવી પડશે અને લોકોને અને મહિલાઓને શું કહેવા માંગશો? मेरा तो फर्स्ट रिक्वेस्ट है सभी व्यूअर से कि जो भी प्रेगनेंसी प्लान करता है वो नॉर्मल का दिमाग में रख के प्लान करे। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम बोलते हैं वो ये है कि आपकी खुराक, आपकी फूड हैबिट बहुत बहुत अच्छी करो, अच्छे पौष्टिक आहार लो, रेगुलर वॉकिंग और लाइट योगा करते रहो और मेंटली अपने आप को तैयार करिए कि यस आई कैन डू नॉर्मली। सो डेफिनेटली नॉर्मल हो सकता है। सेलेक्ट ऐसी हॉस्पिटल करिए जिनका फोकस भी नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर है। સર, નોર્મલ ડિલિવરીની શક્યતા વધારવા માટે ખોરાક, કસરત, જીવનશૈલી આનો કેટલો પ્રભાવ રહેતો હોય છે? दीपिका, बहुत सिंपल है। आप अपनी मम्मी को पूछिए कि उन्होंने नॉर्मल कैसे किया था। पुराने ज़माने में मेरी मदर, उन्होंने लास्ट मोमेंट तक काम किया था। आज भी गांवों में लोग लास्ट डे तक काम करते हैं, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है और खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं। दिस आर द टू बेसिक चीज़ जो आपके घर में हर माँ अपनी बेटी को, अपनी बहू को यही बोलती है कि खुराक का ध्यान रखो, थोड़ा हलन चलन रखो, 100% नॉर्मल हो सकता है। સર, કોઈ પણ મહિલાને જો પ્રથમ ડિલિવરી સી સેક્શનમાં થઈ હોય તો શું બીજી વખત નોર્મલ ડિલિવરી શક્ય છે? यस, उसको वी बैक बोलते हैं, दैट इज़ वेजिनल बर्थ आफ्टर सीजरिन। दैट इज़ पॉसिबल, बट वो डिसीजन एक डॉक्टर ही ले सकता है। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना। डॉक्टर तभी डिसीजन लेता है जब उसके पास आईसीयू का बैकअप है, एनआईसीयू का बैकअप है और पेशेंट कैंडिडेट उसके लिए परफेक्ट है वी बैक के लिए, तब वो डिसीजन लेता है। क्योंकि इंडिया की मैटरनिटी हाउस में एक कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है, ना उनके पास आईसीयू होता है ना एनआईसीयू होता है, तो वो रिस्क उठाना नहीं चाहते हैं, इसीलिए सेकंड डिलीवरी भी वो सीजर कर देते हैं। हमने काफ़ी ऐसे सक्सेसफुल वी बैक किए हुए हैं पास्ट में, जो आपको हमारे पेज पर मिलेंगे। ઓકે સર, હવે નોર્મલ ડિલિવરીની સર આપણે વાત કરી, હવે સમજવું છે સી સેક્શન કઈ કઈ એવી પરિસ્થિતિઓમાં सी सेक्शन जरूरी बनी जाए છે? देखो, सी सेक्शन बनने के पहले एक चीज़ ध्यान रखना है ना कि सी सेक्शन जब भी आपको डिक्लेयर करते हैं तो मैं वापस आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा कि उस वक्त आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना। फर्स्ट, सी सेक्शन क्यों हो रहा है? सी सेक्शन होने के मल्टीपल रीज़न होते हैं। या तो पेशेंट का हेल्थ बराबर नहीं है, हैवी शुगर है, हीमोग्लोबिन लो है, बच्चा अगर बोलते हैं ना आड़ा है या ब्रीच है तो हो सकता है, मदर को या बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो हो सकता है। कितनी बार ये डर क्रिएट किया जाता है कि जिसके बारे में काफ़ी सारी आर्टिकल्स हैं ऑलरेडी। इसीलिए मैं बार बार एम्फोसाइज करता हूँ पेशेंटों को भी कि मेहरबानी करके सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना कि हकीकत में आपको सी सेक्शन बोला हो, वैसी कोई इमरजेंसी है क्या या नहीं है। तो क्रॉस चेक करने के बाद ही आप शांति से डिसीजन लेना। प्लीज़ टेक सेकेंड ओपिनियन वेन एवर सच सिचुएशन इज डिमांडेड। યસ સર, એ જ જાણવું છે કે શું સી સેક્શન હંમેશા ઇમરજન્સી હોય ત્યારે જ કરવામાં આવે છે કે પછી ક્યારેક પહેલેથી પણ નક્કી કરી લેવામાં આવે છે? બહુ કોન્ટ્રોવર્સીવાળી વસ્તુ છે। હા, ઘણીવાર પેશન્ટ ડિમાન્ડ કરે કે સાહેબ મારે પેન નહીં લેવાનો, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ટેક પેન, તો મને મારી सी સેક્શન કરી લેજો। તો आई फील ए डॉक्टर शुड एक्सप्लेन कि व्हाट आर दी नेगेटिव साइड ऑफ सी सेक्शन एंड व्हाट इज़ अ पॉजिटिव साइड ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। तो बेसिकली सी सेक्शन इमरजेंसी के लिए ही क्रिएट किया गया था, जो आज की तारीख में आपको मालूम ही है कि आज प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा सी सेक्शन की मात्रा बढ़ गई है। उसके लिए डिफरेंट रीजंस होते हैं, डॉक्टर की कंफर्ट टाइम से लेके फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट, पेशेंट की डिमांड, इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने के कारण, ये सब रीज़न होते हैं जिसके कारण वो इमरजेंसी बता के सी सेक्शन कर देते हैं। हाँ, एक बात मैं वापस आपको बोलना चाहूँगा
कि सोनोग्राफी जो है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी बात किया है, वो आप 4 मेजर सोनोग्राफी को कभी भी रेडियोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास कराइए। बिकॉज बहुत सारे केसेस में, हमारे पास जो केसेस आए हैं दीपिका, आप बिलीव नहीं करोगे, जिसमें मैनिपुलेटेड सोनोग्राफी हुई है। अब मैनिपुलेटेड क्यों होती है? क्योंकि सोनोग्राफी को एक हथियार के रूप में यूज़ किया जा रहा है सी सेक्शन का परमिशन लेने के लिए। तो वहाँ अगर पब्लिक थोड़ी जागरूक हो जाए तो 100% हम सी सेक्शन को, अनवॉन्टेड सी सेक्शन को रोक सकते हैं। સર, એવું તો શું અંદર આપણે જોવા મળે કે જેના કારણે આપણે જાગૃત થઈ શકીએ કે સમજી શકીએ કે આ ગલત છે? કઈ રીતે નક્કી કરવામાં આવશે? बेस्ट आंसर इज सेकेंड ओपिनियन। जहाँ आपको ट्रस्ट हो, सरकारी व्यवस्था में हो, प्राइवेट में हो, जो ट्रस्टेड हॉस्पिटल है, जिनका आपका रिव्यू आप चेक करिए कि उनका फोकस क्या है, नॉर्मल डिलीवरी का है कि नहीं है। अगर नॉर्मल डिलीवरी का उनका फोकस है तो वहाँ जाके आप ये सेकेंड ओपिनियन लेके फिर आप डिसीजन दीजिए सी सेक्शन का। સર, અત્યારે મોટા ભાગના લોકો સી સેક્શનને પ્રાયોરિટી આપતા થયા છે, એના પાછળના રીઝન આપને શું લાગી રહ્યા છે? દીપિકા, આ વસ્તુ બધા લોકોને ખબર છે કે સી સેક્શન વધારે થવાનો રીઝન શું છે. એક, ડૉક્ટર જોડે એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની કમી છે, જે હું કીધું કે આઈસીયુ કે પછી એનઆઈસીયુ એની કમી છે. બીજી વસ્તુ, વધારે બિલ, મોટો બિલ મળે, પૈસા વધારે મળે, એ એક રીઝન છે. ત્રીજી વસ્તુ એ બી કહું કે ઘણીક વાર બહેનો બી એવી આવે જે પેન લેવામાં તૈયાર નથી, તો એના કારણ બી સી સેક્શન આપણે કરવું પડે. તો ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ડૉક્ટર બટ ઇવન ધ પેશન્ટ ઇઝ ઇક્વલી રિસ્પોન્સિબલ ફોર ધ રોંગ ડુઈંગ. જી બિલકુલ સર. નોર્મલ ડિલિવરી પછી અને સી સેક્શન પછી સાજા થવામાં કેટલો સમય લાગે છે બંનેમાં? नॉर्मल डिलीवरी तो मैक्सिमम आपको 2 वीक और सी सेक्शन में 4 to 6 वीक का टाइम होता है आपको अपना रेगुलर रूटीन चालू करने में. ઓકે સર. શું સી સેક્શન પછી સર માતા પિતાને તરત જ, જે માતા હોય છે એ બાળકને પોતાનું ફીડિંગ તરત જ કરાવી શકે કે પછી એના પછીનો કેટલો સમય લાગતો હોય છે ફીડિંગ માટે? जनरली क्या होता है कि सी सेक्शन के बाद डिले होता है फीडिंग में. फीड देने में माँ को कुछ मेडिसिनल हेल्प भी लेनी पड़ती है और थोड़ा टाइम लग जाता है. कुछ केसेस में जल्दी हो जाता है, कुछ केस में थोड़ा टाइम लगता है. कंपैरेटिवली नॉर्मल डिलीवरी में जल्दी फीडिंग चालू कर सकती है, बट सी सेक्शन में थोड़ा टाइम देना पड़ता है पेशेंट को फीड कराने में. સર, અત્યારે લોકોની માનસિકતા એવી સેટ થઈ ગઈ છે કે સી સેક્શન એટલે સરળ રસ્તો. શું આ સાચું છે? શું આપનો ઓપિનિયન? હું એકચ્યુઅલી એગ્રી નથી કરતો. લોકોની આ માનસિકતા બહુ ઓછી છે. आई फील हार्डली 5% पीपल शुड बी थिंकिंग ऑन दैट. बट लोगों को जब तक नारीत्व नहीं आया था तब तक उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि नॉर्मल डिलीवरी कौन करेगा. सब लोग 9 मंथ तक नॉर्मल की बातें करते हैं और जिस दिन वो फाइनल डे आता है उस समय डिक्लेयर करते हैं सी सेक्शन का. तो ये लोगों में आज नारीत्व आने के बाद एक विश्वास फिर से पैदा हुआ है कि एक हॉस्पिटल है जो नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर गारंटी देता है, मेहनत करता है और अगर सी सेक्शन होता है तो सी सेक्शन का अलग पैसा नहीं लेता है. યસ સર. હવે સર, શું નોર્મલ ડિલિવરી હંમેશા સી સેક્શન કરતાં વધુ સુરક્ષિત હોય છે? શું એ સાચું છે કે પછી સી સેક્શન અત્યારે વધુ સુરક્ષિત છે? नहीं, ये डिलीवरी नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, ये कुछ पोर्शन ऑफ रिस्क तो रहता ही है. इसीलिए पुराने ज़माने में लोग क्या बोलते थे कि डिलीवरी बोले तो सेकेंड जन्म, मतलब देयर वाज ए रिस्क, देयर इज़ ए रिस्क इन बोथ डिलीवरीज. बट दैट डजंट मीन कि मेरे को आज बड़ा होने के बाद हार्ट अटैक आएगा तो मैं बचपन में ही स्टंट लगा दूं. ये ऐसी बात है, आने वाला ही है लोगों को, उसके लिए पहले से ही हम स्टंट नहीं लगाते. तो नॉर्मल डिलीवरी अगर फुल तैयारी के साथ आप करोगे तो उसकी संभावना ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशन तो कोई भी सर्जरी में हो सकता है. उसके लिए आप प्रॉपर राइट हॉस्पिटल सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक इंडिया में लोगों को मालूम ही नहीं है कि मैं डिलीवरी प्लान कर रहा हूँ बट मैंने हॉस्पिटल का होमवर्क ही नहीं किया. तो जब तक ये देश में लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक ये कहीं भी नज़दीकी हॉस्पिटल के नाम पे कहीं भी घुस जाएंगे और तकलीफ में पहुँच जाएंगे वो. સર, એ જ હોસ્પિટલ માટે હવે લોકોએ શું જાગૃતતા લાવવી પડશે? કેમ કે જ્યારે ડિલિવરી પ્લાન થતી હોય છે તો પાછળના જે અઘરા અઘરા પડાવો હોય છે તેના માટે આપ શું સલાહ આપશો? एक तो मैं रेगुलरली बोलता हूँ कि कोई भी हॉस्पिटल हो, आप जब सेलेक्ट करते हो तो उनका रिव्यूज़ देखो,
और मैं बहुत बार मेरे अलग अलग मेरे वीडियोस में भी बात किया हूँ। मैं 3 मंत्र बोलता हूँ। वो एक है कि आप ऐसी हॉस्पिटल सेलेक्ट करिए जहाँ पर सी सेक्शन का कोई पैकेज ही नहीं हो। दूसरा, NICU जो न्यूबॉर्न बच्चों का ICU होता है उसकी व्यवस्था वेंटिलेटर के साथ होनी चाहिए। तीसरा मैं बोलता हूँ कि आप गलती से भी 4 बड़ी सोनोग्राफी जिस हॉस्पिटल में आप कंसल्ट कर रहे हो वहाँ मत कराना। आप उसको रेडियोलॉजिस्ट या फिर फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट के पास ही आप ये सोनोग्राफी कराना। इससे आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो। સર, અત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં નોર્મલ ડિલિવરી હોય કે સી સેક્શન વિશે ઘણી જ બધી માહિતીઓ આવે છે, તો આ દરેક માહિતી, આ દરેક એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં દર્દીઓએ શું ખાસ ध्यान રાખવું પડશે? एक जनरली ये जनरलाइज्ड होता है। आपको AI के माध्यम से या गूगल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आता है वो जनरलाइज्ड डेटा होता है। तो एवरी इंडिविजुअल की हेल्थ कंडीशन अलग अलग होती है, तो उससे ऊपर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यू शुड गो टू ए कंसल्टेंट, टेक हिज और हर ओपिनियन एंड देन टेक ए कॉल। आप उनको मिलिए और उसके ऊपर डिसीजन लीजिए। खाली गूगल पे बहुत जने हम बोलते ही है कि गूगल बाबा, उनको हम बोलते हैं कि भैया वो गूगल पे अपनी जानकारी लेके आके सेल्फ मेडिकेशन भी चालू कर लेते हैं और ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जो प्रेगनेंसी को कॉम्प्लिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। સર, હવે એ જાણવું છે કે નારીત્વમાં આપના પાસે જે ગર્ભવતી મહિલા આવ્યો હોય એમાં કોઈ એવો ઇન્ટરેસ્ટિંગ કેસ રહ્યો હોય આપના માટે જે યાદગાર રહ્યો હોય, જે શેર કરવા માંગતા હો? रिसेंटली एक केस आया था अपना गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल में। वो भाई काम करते थे और एकदम जूनियर क्लास का व्यक्ति था। वो मेरे पास आया और मुझे बोला कि सर मुझे आपके हॉस्पिटल में ही मेरी वाइफ की 3rd सी सेक्शन है, वो आपके यहाँ ही कराना। अभी उसकी अपीयरेंस देख के मुझे एक बार लगा कि भाई इतना हाई रिस्क है, लो लाइन प्लेसेंटा का इशू है, ये बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा। बिकॉज मेरा क्वेश्चन दीपिका हर समय एक ही रहता है कि मैं किसी का जेब जलाना नहीं चाहता हूँ। मेरे को बहुत दुख होता है अगर मैं किसी को गलत बात करके उससे पैसा निकालूंगा तो मुझे बहुत दुख होता है। इसीलिए मैं बहुत केयरफुल होता हूँ पेशेंट के साथ, स्पेशली फाइनेंशियल को रखते हुए। तब मैंने उसको बोला भाई तू खुद सिविल में काम कर रहा है, तू सिविल में करा दे। तब उस इंसान ने एक ही बोला कि सर आज मुझे पहली बार मेरी लाइफ में, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे आया कि मेरी वाइफ का जो हाई रिस्क लो लाइन प्लेसेंटा की डिलीवरी है वो यहाँ पर व्यवस्थित होगी। पैसा तो मैं मेहनत करके कमा लूँगा। और उसकी बहुत अच्छी तरीके से उसकी डिलीवरी हुई। जितनी भी रिस्क थी कि ब्लड की लॉस होगा, यूट्रस निकालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन की बातें उसको उसके पुराने हॉस्पिटल में किया होता, और वो सब चीज़ें ईश्वर की कृपा से अपने यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और बहुत सक्सेसफुली हुआ। ऐसे तो बहुत सारे केसेस है। एक केस था जहाँ हमने VBAC कराया था, पहला सीजरिन के बाद नॉर्मल डिलीवरी, और वो 72 आवर्स तक हमने उस पेशेंट को मैनेज किया और उसके बाद में नॉर्मल डिलीवरी कराया। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम डिलीवरीज नारीत्व के खाते में हैं जो आप लोग देखते हो, आप लोग इंस्पायर भी होते हो, और मैं खुद देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ कि यस दिस इज़ वॉट मुझे करना है इस ज़िंदगी में। સર, અત્યારે સામાન્ય લોકોનું માઇન્ડસેટ થઈ ગયું છે કે જો તમે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જશો તો સી સેક્શન જ કરવામાં આવશે, નોર્મલ ડિલિવરી નહીં થાય। કેમ આવું બની ગયું છે? इसका एक बहुत सरल उपाय मैंने सोचा था कि ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आता था, तो मैंने एक बात करना चालू कर दिया कि તમારી નોર્મલ ના થાય તો સી સેક્શનના પૈસા તમને આપવાની જરૂરત નથી। तो एवरीथिंग नाउ इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको सी सेक्शन की तरफ नहीं धकेलना है, क्योंकि मैं सी सेक्शन का पैसा नहीं लेता हूँ। आपको जो भी पे करना है वो नॉर्मल का पे करके आपको सी सेक्शन करा लेना है। ये चीज़ लोगों में इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है कि मैं वहाँ जाऊँगी, नॉर्मल होगा तो बेस्ट है, नहीं तो एटलीस्ट मेरे सीजरिन के जो इतने एक्सपेंसिव प्राइजेस पे होने लगे हैं वो एटलीस्ट मेरा पैसा बच जाएगा। इसीलिए नारीत्व घर घर का नाम बन चुका है। જી બિલકુલ સર, અત્યારે જે ગર્ભવતી મહિલાઓ હોય છે તે ડિસાઇડ નથી કરી શકતા કે નોર્મલ ડિલિવરી જ્યાદા ફાયદામંદ રહેશે કે પછી સી સેક્શન, તો આવી મહિલાઓ પાછળ જે તમામ જે ડૉક્ટર હોય છે એનો કેટલો પ્રભાવ રહેતો હોય છે કે તેઓ રાઇટ ડિસિઝન લઈ શકે? एक सिंपल चीज़ है दीपिका, डर तो ऑलरेडी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत ज़्यादा डर है। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक से एक बन गई इंडिया में,
बट किसी भी हॉस्पिटल ने ये नहीं सोचा है कि मैं पेशेंट का डर और कन्फ्यूजन कैसे दूर करूं। उसके लिए हर हॉस्पिटल को मेहनत करनी चाहिए कि उनका पेशेंट को उनकी हॉस्पिटल में एडमिट होने के वक्त डर नहीं लगना चाहिए, पेशेंट डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेजमेंट करो नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर। मैं तो रैदर एक लेवल अलग सोचता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को नॉर्मल डिलीवरी का होना तो एक्स्ट्रा चार्ज करो अगर आपको लगता है कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और हकीकत में नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सी सेक्शन में तो आधे घंटे के अंदर बच्चा आपके हाथ में दे दिया तो डॉक्टर की क्या मेहनत हुई, टाइम के हिसाब से उसने अपनी चौगड़ियाँ निकाल कर डिलीवरी कर दिया। मेहनत वो कौन कर रहा है? जो नॉर्मल डिलीवरी करा रहा है। हम 24 घंटा 48 घंटे तक इंतज़ार करते हैं, मॉनिटर करते हैं बच्चे को, माँ को, उसके बाद में उसकी नॉर्मल कराते हैं, वो मेहनत है। और लोगों को क्या लगता है सर नॉर्मल डिलीवरी में तो કેટલા ખર્ચ થશે, એ તો 25-30 હજાર 40 હજારમાં થઈ જાય, તો શું કામ તમે વધારે માંગો? હકીકતમાં નોર્મલમાં જ વધારે આપવું તો વધારે નોર્મલ કરશે લોકો। હું નથી કહેતો કે હું વધારે લઈશ, મારો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ જ રહે कि जे भी पेशेंट मारा ત્યાં આવ્યો એને હું ફાઇનાન્શિયલી બ્રેક નહીં કરું। તો હું તો જિંદગીમાં મારી જિંદગીમાં તો હું એક્સ્ટ્રા પૈસા નહીં લઈશ, બટ બીજા મારા ભાઈબંધ છે જે હોસ્પિટલ સર્વિસ પ્રોવાઈડર છે એ એટલીસ્ટ એનાથી એ એપિસોડને જોઈને દે શુડ બી લિટલ એમ્પેથેટિક ટુવર્ડ્સ ધેર પેશન્ટ એન્ડ બી રિઝનેબલ। સર, જેમ તમે કહ્યું કે સી સેક્શનમાં જલ્દી બાળક હાથમાં આવી જાય છે એટલા માટે લોકો પ્રાયોરિટી આપતા થઈ ગયા છે, પરંતુ એના સી સેક્શનના ગેરફાયદા શું છે? નોર્મલ ડિલિવરીમાં તો ઇઝીલી પેન રિમૂવ થઈ જતું હોય છે, પણ સી સેક્શનના ગેરફાયદા શું છે? देखो, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर है वो आता है टाइम और उसके कॉन्सिक्वेंस के साथ। तो सी सेक्शन में भी आपको एडुकेट रेस्ट चाहिए, बॉडी चेंजेस काफ़ी हो गए। कुछ लेडीज़ को ज़िंदगी भर के लिए बैक पेन का एक कंप्लेंट्स आता है, किसी को टाँके दुखते हैं उसका कंप्लेंट आता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन तो है ही, बिकॉज जो ईश्वर ने जो बनाया हुआ है वो नॉर्मल है। और दीपिका, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, आप छोटा से छोटा मक्खी से मच्छर से लेके हाथी, वेल, इंसान सबको गिन लो, सब कोई नॉर्मल कराते हैं। और हमारी जो इंसान है वो आज इजी वे आउट ढूंढ रहा है सी सेक्शन के नाम पे। જી બિલકુલ સર, હવે જ્યારે ડિલિવરી થઈ જતી હોય છે બાળક અને માતાએ શું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે? એના માટે આપ શું સલાહ આપશો? एक चीज़ है जो मदर और चाइल्ड को ध्यान रखना है कि प्रॉपरली अर्ली प्रेगनेंसी में डॉक्टर के साथ रेगुलर कंसल्टेशन करें, रेगुलर उनका फॉलोअप होना चाहिए, प्रॉपर मेडिकेशन लेना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए। और डिलीवरी के बाद बच्चा की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है, तो वो अपने पीडियाट्रिशियन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये दो चीज़ अगर क्लियर हो जाए पेशेंट के दिमाग में तो 100% पेशेंट को कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। જી બિલકુલ। જો સર આપને દરેક ગર્ભવતી મહિલાને એક જ સલાહ આપવાની હોય તો એ શું હશે? ऑल दी लेडीज़, मैं दीपिका आपको भी बोलूँगा, ये ईश्वर की कृपा है कि आपको एक स्त्री का रूप दिया है और आप इस धरती को एक ऐसा बेबी देने वाले हो जिससे धरती आगे चलेगी। तो पहला तो ईश्वर को आप सब स्त्रियों को रिक्वेस्ट है, नमन है कि आप ईश्वर को थैंक्स बोलिए कि आपको एक स्त्री का दर्जा दे के नीचे भेजा, क्योंकि आप ही जनरेशन आगे बढ़ाते हो। तो प्लीज़ ये जो आप प्रेगनेंसी की तरफ जाते हो तो उसको टेंशन नहीं, उसको एक लाइफ का बेस्ट पोर्शन समझ के उसको एंजॉय करिए। रेगुलरली अपने कंसल्टेंट के साथ कनेक्ट होइए। मैं तो हर मेरे पेशेंट को ये बोलता हूँ कि ये 1 साल आपका जो प्रेगनेंसी का है उसमें बेस्ट फ्रेंड आपका जो होगा वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट ही होगा। तो मेक योर डॉक्टर योर बेस्ट फ्रेंड और ऐसी हॉस्पिटल सेलेक्ट करिए जहां आपका गायनेकोलॉजिस्ट आपका फ़ोन उठाए, जो हॉस्पिटल आपके हर क्वेश्चन को आंसर कर सके। लंबी ओपीडी आवर्स हो, जैसे हम लोग 10 घंटे तक ओपीडी चलाते हैं ताकि 5 मिनट में पेशेंट को बाहर भेजना नहीं पड़े। ऐसी हॉस्पिटल सेलेक्ट करिए जो आपको अपनापन दे, आपको सुरक्षित रखे, आपके साथ में कोई भी अपना पर्सनल बेनिफिट का काम नहीं करे। एक क्वेश्चन मेरा जो बाकी रह गया था मैं आपको बोलना चाहता हूँ जी कि
बहुत सारी चीज़ें हमने मेडिकल हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के बारे में बात की है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया चैनल से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा और सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, डॉक्टर को भगवान का दर्जा मत दीजिए। डॉक्टर भगवान नहीं होता है, वो आपके और मेरे जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है जो अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी एक्सपीरियंस से जो बेस्ट उस वक्त कर सकता है वो करता है। इसमें साहब कभी खुशी भी मिलती है तो कभी गम भी मिलता है। गम के वक्त एक परिवार को डॉक्टर के थ्रू सामने सहानुभूति रखनी चाहिए। मैं तो बहुत बार ये एग्जांपल देता भी हूँ कि बॉर्डर पे अगर कोई आर्मी मैन लड़ाई के वक्त मर जाता है तो हम कभी सरकार को दोषी नहीं ठहराते, बिकॉज वो शहीद हुआ है। वैसी एक डॉक्टर अपनी नॉलेज के हिसाब से जो ट्रीटमेंट करता है वो कभी कभी अनफोर्सीन के साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन हो गए, पेशेंट के साथ गलत हो जाता है, तो उस वक्त प्लीज़ थोड़ा सहानुभूति बताइए। डॉक्टर कभी किसी का खराब नहीं करता है। जी बिल्कुल। थैंक यू एवरीबडी एंड थैंक यू सो मच सर। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। નારીત્વ પ્રાઇમ વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ કેરનો પ્રયાસ માત્ર સારવાર પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ દરેક માતા અને બાળકને સુરક્ષિત, સ્નેહભરી અને આધુનિક કાળજી આપવાનો છે। નોર્મલ ડિલિવરીને પ્રોત્સાહન આપવું એક સારો અભિગમ છે, પરંતુ દરેક માતા અને દરેક ગર્ભાવસ્થા અલગ હોય છે। નિષ્ણાત ડોક્ટરની સલાહ અને માતા તથા બાળકની સુરક્ષા હંમેશા પ્રથમ પ્રાથમિકતા હોવી જોઈએ। યોગ્ય સમય, યોગ્ય નિર્ણય જ સૌથી સુરક્ષિત માર્ગ છે। તો મિત્રો, માતૃત્વની આ ખાસ સફરમાં વિશ્વાસ, કાળજી અને નિષ્ણાંત માર્ગદર્શન માટે જોડાઓ નારીત્વ પ્રાઇમ વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ કેર સાથે।